હે ઈશ્વર, પરમ પ્રિય પરમેશ્વર, ભ્રષ્ટ આચાર અને વિચારના આ યુગમાં તું જ અમને શક્તિ આપ. અમે નિર્બળ છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે સત્ય અને પ્રમાણિકતાના રસ્તે ચાલવું અત્યંત કઠિન છે, પરંતુ તું અમને એવી શક્તિ આપ જેથી અમે દરેક મુશ્કેલીનો સામનો કરીને પણ નેકીના રસ્તે ચાલી શકીએ. હે ઈશ્વર, તું એટલી કૃપા કર કે અમારાથી ભૂલથી પણ ભૂલ થાય નહીં. તું અમને બસ એટલી શક્તિ આપ, કૃપા કર. હે ઈશ્વર, પરમ પ્રિય પરમેશ્વર. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर
જન્મ મહોત્સવે સાંભળીને
अरिहन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नति करो पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठक मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्टिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु वा मङ्गलम् दर्शनं देव देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्ग सोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् जिने भक्तिर् जिने भक्तिर् दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे ओम कर्म पुरुषाय બધા ભાઈઓ પાછળ પણ આવી જાઓ બધા આવો સાથે એક સાથે હાથ લગાડો પૂજાના વસ્ત્રમાં છે પણ ભાઈઓ બધા બધાની અષ્ટપ્રકારી પૂજા વ્યવસ્થિત થશે બધે ખાલી એની સ્થિરતા બેસે કે ચિંતનમય સ્તવ ગાયના છે તમારી અષ્ટપ્રકારી બધાની પૂજા કરી છે અને સામે લાભ થઈ જશે બધાને અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો બધાને લાભ મળશે આજના દિવસે ચાલો બધા સાથે આવી જાઓ
हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की सेना के बीच में, उस फील्ड का ये मेन पॉइंट है जहां आप लोग खड़े हैं, क्योंकि युद्ध यहाँ समाप्त हुआ था। अच्छा। तो ये लास्ट स्टेट है, इसलिए मेन पॉइंट है सर। और फील्ड का रेंज 3 किलोमीटर में टोटल ये। अच्छा। ये जो पहाड़ देख रहे हो आप सामने, बराबर। इन पहाड़ों के पीछे हल्दी घाटी है। अच्छा। जिसका दूरी है 3 किलोमीटर का, जहाँ अब आप लोग जाएंगे। अच्छा। तो हल्दी घाटी क्या है सर? हल्दी जैसा कलर है मट्टी का, घाट सेक्शन है, पहाड़ी इलाका, जिसको हल्दी घाटी कहते हैं। तो महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पत्ती छापामारी युद्ध लड़ती थी तीर कमान से। उसके लिए वो पहाड़ चुनती थी, इसलिए उन्होंने ये हल्दी घाटी की पहाड़ियाँ चुनी। तो इन पहाड़ों से लड़ाई शुरू हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में, और समाप्त इधर आके होता है। तो इस गांव का नाम है खमनोर। तो ये 437 या 38 वर्ष पुरानी बात है, 18 जून 1576 की। तो सर उस वक्त तो ये गाँव का कस्बा नहीं था, एक जंगलनुमा खुला इलाका था। और जहाँ आप लोग खड़े हैं, ये जो पूरा गार्डन देख रहे हैं आप, ये गार्डन 10 बीघा में है, जो एक छोटा तालाब है। जो कभी ज़्यादा बारिश होता है तो यहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो छोटा तालाब है, इसलिए इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं सर। तो 18 जून 1576 की बात है। तो 437-38 वर्षों में पूरे फील्ड में तो गांव बस गया है, और तालाब पे भी लोग कब्जा करने लगे। तो गवर्नमेंट ने अभी 10 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दे दिया है। तो फील्ड के नाम से ये तालाब का जगह बचा है, जो गार्डन के रूप में। ना तो अभी यहाँ खून है ना पानी है। 2004 से पहले यहाँ ओरिजिनल मट्टी था, लाल रंग का, घास भी नहीं उगता था। तो लोग कब्जा करने लगे, तो गवर्नमेंट ने मट्टी डाल के इसको गार्डन का रूप दिया। तो ये फील्ड के नाम से तालाब का जगह बचा है, जो गार्डन के रूप में। तो यहाँ सर क्या, ये जो पत्थर वाली छतरी देख रहे हैं आप, फर्स्ट वाली, इस प्रकार की यहाँ 5 समाधियाँ हैं 450 वर्ष पुरानी, जो महाराणा प्रताप के सेनापति हैं उन साथी लोगों की है। जो जहाँ शहीद हुआ उसका वहीं बना हुआ है, और महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त में इनकी स्मृति में बनाया गया था। ये लड़ाई हल्दी घाटी से शुरू हुआ, इसलिए इसको हल्दी घाटी का नाम दिया गया। इस लड़ाई में ये था, हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम और मुस्लिम का हिंदू। बादशाह अकबर मुस्लिम थे, उनके सेनापति थे हिंदू, जो राजपूत थे मान सिंह, जयपुर आमेर किले के राजा। तो बादशाह अकबर मेवाड़ में नहीं आए थे, ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, कि अकबर कभी मेवाड़ में नहीं आए हल्दी घाटी में। मेवाड़ में ये 4 जिले आते हैं, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बादशाह अकबर अजमेर तक आते हैं, और बादशाह अकबर अपने सेनापति मान सिंह को अपनी सेना लेके भेजते हैं हल्दी घाटी में। अभी आप जो हल्दी घाटी पधारोगे, तो हल्दी घाटी से जस्ट नीचे ढलान में ऐसा ही एक गार्डन बना हुआ है, जहाँ शरबत और गुलाब जल का दुकान लगा हुआ है। वो गार्डन और खेती बाड़ी भी 450 वर्ष पहले एक छोटा सा फील्ड था। तो आज भी वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ है अकबर के नाम से, बादशाह बाग शाही बाग, क्योंकि मान सिंह जो था अकबर का सेनापति, वो अकबर की सेना लेके आया हल्दी घाटी की युद्ध के कई वर्षों पहले, और उस फील्ड में आके रुक जाता है, पड़ाव डाल देता है। अकबर की सेना द्वारा कुछ पेड़ पौधे वहाँ लगा दिए गए थे उस वक्त में, तो इस वजह से उस जगह को आज भी बादशाह बाग शाही बाग कहते हैं, और बादशाह अकबर की सेना वहाँ रुकती है। तो ये युद्ध भी हल्दी घाटी से शुरू हुआ। महाराणा प्रताप एक मेवाड़ के राजा थे, बादशाह अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह थे। ना तो महाराणा प्रताप के पास सेना थी अकबर के मुकाबले, और ना हथियार थे, फिर भी महाराणा प्रताप की सेना में हर एक जाति धर्म के लोग थे। तो आदिवासी लोग भी थे प्रताप की सेना में, भील जाति के। तो महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुप के और गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती थी तीर कमान से। उसके लिए वो पहाड़ चुनती थी, इसलिए उन्होंने हल्दी घाटी की पहाड़ियाँ चुनी। तो महाराणा प्रताप के 4 सेनापति थे, चाहे तो आप इनको महाराणा प्रताप के सेनापति मानो, चाहे महाराणा प्रताप का दाहिना हाथ मानो। जो एक तो आप मुस्लिम और 3 हिंदू, हकीम जी सूरी, जाला मान सिंह, बामाशाह और राणा पूंजा, जिनको बीलू राणा भी कहते थे। ये थे हकीम जी सूरी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान थे। तो हकीम जी सूरी प्रताप के महल कुंभलगढ़ में तोप चलाने का काम करते, तोपची का। इनका वफादारी देख के और महाराणा प्रताप ने इनको अपना प्रमुख सेनापति चुना, हरावल दस्ते का, सबसे आगे की भक्ति का। तो ये सर क्या है, एक दरगाह इनका यहाँ बना है, एक आपको हल्दी घाटी घाट सेक्शन पे मिलेगा 3 किलोमीटर पे लेफ्ट में रूट पे, सेम टू सेम। तो वहाँ इनका हेड है और ये बॉडी है, सर वहाँ और धड़ यहाँ, क्योंकि ये बिगड़ सर के 3 किलोमीटर तक लड़े थे, ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में। तो जब ये युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, ऐसा है कि उस जमाने में ऐसे सती और जती हुए, जैसे आला उदल, गोरा बादल, हकीम चिया सूरी, चेटक घोड़ा, जो कटने छटने के बाद भी घंटे और किलोमीटर तक लड़े थे। इनकी भक्ति में शक्ति थी, ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में। तो ये सर क्या है, जब ये युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, तब महाराणा प्रताप की उम्र थी 36 वर्ष की, क्योंकि
1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 1576 में युद्ध हुआ। तो इस हल्दी घाटी की युद्ध के 4 वर्ष पहले यानी 32 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप को राजा बनाया गया मेवाड़ का, वो भी मेवाड़ की जनता और सामंतों द्वारा। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाते, क्योंकि महाराणा प्रताप के प्रति महाराणा प्रताप के परिवार में मनमुटाव रहता था। क्योंकि महाराणा प्रताप के 3 माताएं थी, जो प्रताप के पिता थे उदय सिंह जी, उनके 3 रानियां थी, जयवंताबाई सोनगरा, सज्जाबाई और धीरबाई भटियाणी। महाराणा प्रताप की माता का नाम था अजयवंताबाई सोनगरा, जो अखईराज सिंह सोनगरा की लड़की थी और पाली जिले की रहने वाली थी। उससे सेकंड वाली होती है सज्जाबाई सोलंकी। सज्जाबाई के लड़के थे शक्ति सिंह और विक्रम सिंह, और थर्ड नंबर पे होती धीरबाई भटियाणी। तो धीरबाई भटियाणी महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी की तीनों रानियों में से सबसे प्रिय रानी थी। तो धीरबाई भटियाणी का लड़का था जगमाल सिंह, जो उम्र में प्रताप से छोटा था। तो जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी का उनके बाद में मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने का वक्त आता है, राजा बनाने का, तो ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप थे, बड़े पुत्र। फिर भी महाराणा प्रताप के साथ उनके पिता उदय सिंह जी भेदभाव करते हैं, और उदय सिंह जी अपनी प्रिय रानी का जो लड़का था जगमाल सिंह, उम्र में प्रताप से छोटा, उसको मेवाड़ का राजा तो नहीं बनाते जगमाल को उदय सिंह जी, लेकिन युवराज घोषित कर देते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप का छोटा भाई जगमाल सिंह युवराज घोषित होता है, और कुछ वक्त के बाद में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद में मेवाड़ की जनता और सामंत जो थे, ये संस्कार महाराणा प्रताप के अच्छे थे, तो राजा महाराणा प्रताप को बनाना चाहती थी जनता और सामंत। तो उदय सिंह जी के मरने के बाद मेवाड़ की जनता और सामंत पलटते हैं, जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को तो जनता हाथ पकड़ के और कुंभलगढ़ किले से गद्दी से उतार देती है, और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी की युद्ध के 4 वर्ष पहले यानी 32 वर्ष की उम्र में गोगुंदा गांव में राजा बनाया जाता है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे। जो 31 मई 1540 को तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, 31 मई 1540 को, और 28 फरवरी 1572 होली के दिन गोगुंदा गांव में एक पत्थर की शिला पे बिठा के और जनता और सामंत राज्याभिषेक कर देते हैं महाराणा प्रताप का, और जनता महाराणा प्रताप से कह देती है कि आज से तुम हमारे राजा हो। ये बात राजा और प्रजा में होती है। और महाराणा प्रताप का छोटा भाई जगमाल सिंह जो नाराज होकर गद्दी से उतरता है, जनता उतारती है, तो जगमाल सीधा जाके मिलता है अकबर के सेनापति मान सिंह से सियाही बाग में, जो हल्दी घाटी की युद्ध के पहले आके पड़ाव डालता है। तो महाराणा प्रताप का एक भाई शक्ति सिंह तो पहले ही अकबर की सेना में मिला हुआ था मान सिंह के साथ। तो जगमाल सिंह, अकबर का सेनापति मान सिंह और शक्ति सिंह, ये तीनों अकबर की सेना लेके और हल्दी घाटी की युद्ध के 4 वर्ष पहले प्रताप के महल पे हमला कर देते, कुंभलगढ़ किले पे। वैसे तो कुंभलगढ़ किला अजय रहा, कभी मुगलों के अधीन नहीं हुआ गोरिल्लापंती की वजह से, लेकिन मुगलों की कोशिश रहती है हमले की, और इनके हमले से पहले महाराणा प्रताप अपने परिवार में विवाद नहीं चाहते थे। तो महाराणा प्रताप अपना महल कुंभलगढ़ छोड़ के और अरावली जंगलों में चले गए, और महल छोड़ते वक्त महाराणा प्रताप ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ मुगलों से आज़ाद नहीं होता तब तक ना तो महलों में रहूंगा, ना थाली कटोरी में भोजन करूंगा। ये प्रतिज्ञा लेके सन 72 में महाराणा प्रताप अरावली जंगलों में गए। वैसे तो वो 21 वर्ष रहे जंगलों में, लेकिन 72 में गए, और 4 वर्ष बाद 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध छिड़ गया। तो अभी तो क्या आप जाओगे तो 4 व्हीलर गाड़ी गुजरता है हल्दी घाटी से, जो पहाड़ी काट के रास्ता बनाया है इस जमाने में। उस जमाने में एक दर्रा था पगडंडी, जिसमें से घुड़सवारी गुजरता था, और दूसरी वजह थी अकबर की सेना में ज़्यादातर हाथी थे, तो हाथी पहाड़ों में नहीं लड़ पाते थे, और तीसरी वजह थी गोरिल्ला पत्ती छापामारी युद्ध। तो जैसे ही महाराणा प्रताप की सेना 437 वर्ष पहले 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की पहाड़ी पे आके जो अकबर की सेना पे हमला करती है, गोरिल्ला पत्ती छापामारी युद्ध, तो ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, कि महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम शाह सूरी घोड़े पे होते हैं, और लड़ाई में इनका सर कलम हो जाता है, सर कट जाता है, तो सर तो इनका वहीं रह जाता है। और जो अटैक करती है अकबर की सेना पे प्रताप की सेना, तो अकबर का सेनापति मान सिंह हाथियों की वजह से भी पहाड़ों में ना लड़ पाया प्रताप की सेना से, ना जीत पाया, और अकबर का कोई भी घुड़सवार उस दर्रे में बढ़ता तो महाराणा प्रताप की सेना द्वारा मारा जाता, और महाराणा प्रताप की सेना कम मात्रा में होते हुए भी अकबर की सेना पे भारी पड़ गई, और बादशाह अकबर के हजारों सैनिक मारे गए हल्दी घाटी की पहाड़ियों में। तो अकबर का सेनापति मान सिंह अपनी सेना बचाने के लिए धोखे से एक चाल चलता है, और महाराणा प्रताप की सेना को उन पहाड़ों से निकाल के इस खुले मैदान में लाता है। और चाल ये थी, कोई भी टुकड़ी युद्ध लड़ते हुए कदम टू कदम पीछे आती है तो उसकी हार मानी जाती है। तो अकबर का सेनापति मान सिंह भी यही चाल चलता है कि अपनी सारी सेना लेके कदम टू कदम पीछे आता रहा। तो महाराणा प्रताप की सेना जोश ही जोश में मान सिंह की चाल तो न समझ पाई, अपनी जीत समझ बैठी, और पहाड़ छोड़ के अकबर की सेना को खदेड़ती हुई पीछे पीछे इस खमनौर गांव तक चली आती है, इस खुले मैदान में। महाराणा प्रताप की सेना के साथ हकीम शाह सूरी का घोड़ा भी धड़ लेके आता है बिगड़ सर के। ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, कि ना लगाम छूटा ना शमशीर, और 3 किलोमीटर तक ये बिगड़ सर के लड़ते हुए आए। फिर खून टंडानों पे घोड़े से धड़ गिरा, धड़ गिरने के बाद भी शमशीर नहीं छूटा, तलवार, तो तलवार समेत दफन किए गए। तो धड़ का समाधि यहाँ, और सर का हल्दी घाटी में बना हुआ आज अभी आप देखेंगे लेफ्ट में जाते वक्त। एक अमर दीप जलता है 450 वर्षों से, कौमी एकता का प्रतीक है, और पठान बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो लोग बाग अपनी हर मनोकामना लेके आते हैं, और महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति रहे। बादशाह अकबर का नियम था कि अकबर 2 टुकड़ी रखता है युद्ध लड़ने के लिए,
एक युद्ध लड़ती एक एडवांस में, ताकि एक कट मर जाए या हार जाए तो दूसरी टुकड़ी हमला करके युद्ध जीत लिया करे। जैसे ही प्रताप की सेना इस खुले मैदान में आती है, अकबर की सेना को खदेड़ती हुई पीछे पीछे, और अकबर की एक सेना की टुकड़ी अजमेर से बुला के एडवांस में रखी जाती है सामने। उस टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला होता है मेहतर खान करके। तो मान सिंह के इशारे पे मेहतर खान अचानक हमला कर देता है। फिर धोखे से महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना द्वारा इस खुले मैदान में घेरी जाती है, और जो पहाड़ों में लड़ने माहिर थी महाराणा प्रताप की सेना, वो खुले मैदान में आने की वजह से कम मात्रा में जो थी 4-5 हजार करीब करीब वो सारी वीर गति को प्राप्त हुई। और एक दिन का युद्ध था दोनों सेनाओं में, एक दिन में भी 6 या 7 घंटे का। जो 437 वर्ष पहले 18 जून 1576 को सवेरे इन पहाड़ों से युद्ध शुरू हुआ और मध्याह्न था कि 2-3 बजे यहाँ समाप्त हो गया। तो 6 या 7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, अकबर और महाराणा प्रताप के 18,000 सैनिक शहीद हुए। तो उनके गाँव से बेकर जो रक्त खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था 18 जून 1576, तो बारिश भी हो गया, एक नाला बन के आया लाल रंग के पानी का, और सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तालाब भर गया कि इसको खून का तलाई, रक्त तलाई कहा जाता है। आया समझ में आपको? आगे सुनिए आप। अभी आप जो म्यूजियम जाओगे, आपको एक फिल्म बताया जाएगा, मूवी, जिसमें एक खून से भरा हुआ तालाब और हल्दी घाटी का लड़ाई बताएंगे महाराणा प्रताप और अकबर का लाइट साउंड सिस्टम के साथ में। तो अकबर का सेनापति जो था ना मान सिंह, वो हाथी पे बैठ के युद्ध लड़ता है इस फील्ड में, और महाराणा प्रताप होते चेटक घोड़े पे। जो आपको बताया तो उस फिल्म में जाएगा, मूवी में, म्यूजियम में। लेकिन फील्ड ये वाला, ये जो पत्थर वाली छतरी आप देख रहे हो, ये महाराणा प्रताप के हमशक्ल झाला मान सिंह जी की समाधि, 4 सेनापतियों में से एक। जो ये छतरी बनी हुई है, इस फील्ड में महाराणा प्रताप घोड़े पे थे और अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पे होता है। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जब सारी सेना मारी गई, तो महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मान सिंह को मारने के लिए उस पर अटैक किया। तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेटक के दोनों आगे के पैर हाथी की सूंड पे टिकाए, और 1.25 मन का भाला एक हाथ में उठाते थे महाराणा प्रताप। जो 40 केजी का एक मन होता था, 51 केजी का, जो एक हाथ में उठाते थे, तो वो मान सिंह को लगाते। तो अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी की पालकी में दुबक जाता है, और हाथी चलाने वाला जो सारथी होता है मावत, वो प्रताप के भाले से मारा जाता है। और हाथी की सूंड में 2 तलवार बंधी हुई होती है, जिससे हाथी सूंड घुमाता है और चेटक घोड़ा सूंड से उतरता है। तो घोड़े चेटक का एक पैर जख्मी हो जाता है। तो उस वक्त महाराणा प्रताप भी अकेले पड़ जाते हैं और घोड़ा भी घायल हो जाता है। महाराणा प्रताप की सेना तो मारी गई थी करीब करीब, लेकिन फिर भी उनके पास में 16 राव और 32 उमराव बचते हैं। जैसे झाला मान सिंह, भामाशाह, पीलू राणा, राणा पुंजा, रामशाह तोमर, रामदास राठौड़ जैसे ये सभी 16 राव और 32 उमराव मिलके घोड़े का पैर कटने के बाद महाराणा प्रताप से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि राणा जी, सेना मारी गई, सेनापति साथी मारे गए, घोड़े का पैर भी कट गया, इसलिए आप मैदान छोड़ के निकलो, ताकि राजा बचेगा तो नई सेना बना के अकबर से मेवाड़ को आज़ाद करा सकते हैं। तो सर महाराणा प्रताप एक जिद्दी, अड़ियल और वीर योद्धा थे, इसलिए जिद पे अड़ गए, मैदान नहीं छोड़ा। तो फिर महाराणा प्रताप के 4 सेनापतियों में से ये छतरी बनी हुई, इनका नाम था झाला मान सिंह, जिनको वीर मन्ना झाला बिदा भी लोग कहते, और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के बड़ी सादड़ी के रहने वाले थे। जो झाला मान सिंह कद काठी और शक्ल से सेम टू सेम प्रताप जैसे दिखते थे। तो घोड़े का पैर कटने के बाद अकबर की सेना को धोखा देने के लिए महाराणा प्रताप का मुकुट झाला मान सिंह जी ने पहना। तो अकबर की सेना ने हम सकल झाला मान सिंह को महाराणा प्रताप समझ के ये छतरी बनी हुई यहाँ समाप्त किया, और अपनी जीत समझ के जैसे ही अकबर की सेना रिटर्न हुई, तो हम सकल झाला मान सिंह का शव मरने के बाद जो घोड़े से नीचे गिरा, तो झाला मान सिंह की तलवार छूट के और अकबर की सेना के कदमों में गिरी। अकबर की सेना ने झाला मान सिंह की तलवार पहचान ली कि ये तलवार वजन में बहुत हल्की है, महाराणा प्रताप की नहीं हो सकती, उनकी तलवारें भी वजन में। वापस अकबर की सेना द्वारा महाराणा प्रताप समझ के और इनका मुकुट उठाया गया, तो हम सकल झाला मान सिंह निकले। वापस अकबर की सेना ने झाला मान सिंह को यहीं छोड़ा और महाराणा प्रताप को ढूंढा। तो उससे पहले महाराणा प्रताप और चेटक घोड़ा वापस हल्दी घाटी के लिए रिटर्न हो गए। तो यहाँ से जब महाराणा प्रताप रिटर्न हुए, उस वक्त अकबर के 2 घुड़सवार पीछे लग गए थे, जिनका कोड वर्ड में नाम था इक्का और बिया। तो महाराणा प्रताप का जो भाई था शक्ति सिंह, वो अकबर की सेना में था मान सिंह के साथ। तो शक्ति सिंह की नज़र यहाँ से उन दोनों घुड़सवारों पे पड़ती, इक्का और बिया पे, जो प्रताप को मारने के लिए पीछे लगते हैं। तो फिर सर शक्ति सिंह का यहाँ से वापस हृदय परिवर्तन होता है, और शक्ति सिंह के मन में भाई के लिए ममता जागती है, और वो यहाँ से अकबर मान सिंह का साथ छोड़ देता है और भाई का साथ देता है, और महाराणा प्रताप के पीछे पीछे हल्दी घाटी तक जाता है शक्ति सिंह। रास्ते में दोनों घुड़सवारों को शक्ति सिंह मार गिराता है, इक्का और बिया को, और घोड़ा चेटक 3 पैरों पे घायल अवस्था महाराणा प्रताप को लेके जाता है 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आता है, जिसमें बरसाती पानी बह रहा था। तो अपनी जान की परवाह किए बगैर चेटक घोड़ा अपने स्वामी महाराणा प्रताप को बचाने के लिए 22 फुट का नाला छलांगता है, और नाले के पास घोड़ा दम तोड़ता है। जहाँ घोड़ा दम तोड़ता है चेटक, वहाँ जाके शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के कदमों में गिर के माफी मांगता है, और दोनों भाई मिलकर चेटक का समाधि लगाते, जो आज भी समाधि है। और शक्ति सिंह अपना घोड़ा देता है नाटक नाम का महाराणा प्रताप को, जिससे उनको आगे निकाला जाता है। तो वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं गोगुंदा गाँव में एक मायरा गुफा, जहाँ पे तो हल्दी घाटी में घोड़े की समाधि चेटक की। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को राजा को बचाया गया, और राजा की जगह हमशक्ल झाला मान सिंह जी शहीद हुए। अकबर का सेनापति मान सिंह भी बच गया इस युद्ध में, और महाराणा प्रताप भी बच गए, राजा बच गए। और ये युद्ध रहा अनिर्णायक स्थिति में, इसका कोई रिजल्ट नहीं रहा, क्योंकि राजा बच गए।
वैसे तो अकबर का जीत हुआ क्योंकि अकबर पावरफुल था और महाराणा प्रताप निकल गए थे मैदान से। बाकी युद्ध में कुछ रूल्स और उसूल होते हैं कि युद्ध में छल कपट बेईमानी सभी जायज़ था, इसलिए महाराणा प्रताप के वफादारों ने उनको छल कपट से भी बचा के निकाल लिया। और युद्ध में राजा की सारी सेना मारी जाए और राजा बच जाए तो वो युद्ध हानि ना आए। राजा को बंदी बनाओ या समाप्त करो तो ही हार जीत होता है। इस युद्ध के बाद में बादशाह अकबर को ये मालूम पड़ा कि महाराणा प्रताप बच गए, राजा बच गए, तो अकबर ने हल्दी घाटी की युद्ध को तो अनिर्णायक नहीं किया, लेकिन अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह जयपुर वाले की ड्यूटी बंद कर दी, टैक्स बंद कर दिया और उसको सेनापति पद से हटा दिया, क्योंकि मान सिंह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में और समाप्त करने में विफल रहा। तो मान सिंह को हटा के और अकबर ने एक ताकतवर मुस्लिम जाति से सेनापति चुना हल्दी घाटी की युद्ध के बाद में, बहलोल खान लोधी करके। इधर सर महाराणा प्रताप की सारी सेना मारी गई हल्दी घाटी की युद्ध में। तो महाराणा प्रताप को भी नई सेना बनानी थी और अकबर से मेवाड़ को आजाद कराना था। तो महाराणा प्रताप के 4 सेनापतियों में से 2 यहाँ शहीद हुए, हकीम शाह सूरी और झाला मान सिंह। 2 बचे, भामा शाह और भीलू राणा। आपने भी सुना या पढ़ा होगा कि दानवीर भामा शाह महाराणा प्रताप की हेल्प करते हैं, जो जैन जाति से होते हैं, तो वो कुछ रुपया पैसा देते हैं, जो सारी संपत्ति समर्पित करते हैं। तो आर्थिक मदद तो भामा शाह देते हैं और राणा पुंजा भीलू राणा जो आदिवासी सरदार थे भील जाति के, वो भील जाति का सहयोग देते हैं प्रताप को। तो इससे महाराणा प्रताप को सैन्य बल मिलता है। इन दोनों योद्धाओं की सहायता से महाराणा प्रताप की नई सेना खड़ी होती है। नई सेना बनाने में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी की युद्ध के बाद में 6 वर्ष लगे। 1576 हल्दी घाटी और इस युद्ध के 6 वर्ष बाद नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा महाराणा प्रताप ने। 1582 दिवेर घाटी, अजमेर रोड पे ये गांव है दिवेर घाटी, जिसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, जहां महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में निर्णायक युद्ध हुआ था। वहाँ भी गए होंगे आप, सिटी पैलेस उदयपुर? नहीं, अभी जाओगे ना, तो वहाँ महाराणा प्रताप का तलवार और बख्तर वगैरह रखा हुआ है। जो वो साइंस वालों ने अभी नया शोध निकाला इस जमाने में महाराणा प्रताप के विषय में कंप्यूटर द्वारा, तो उसमें तो महाराणा प्रताप की हाइट केवल 5 फुट 4 इंच बताई है और 25-30 किलो वजन भाले तलवार और बख्तर का बताया। बाकी हिस्ट्री में, इतिहास में महाराणा प्रताप के विषय में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को ताकत के विषय में गॉड गिफ्ट था कि 7 फुट 2 इंच तो उनकी हाइट थी, लंबाई 7 फुट और 2 इंच, और 1.25 मन का उनका भाला था, जो 40 केजी का एक मण होता, 51 केजी का, जो 51 किलो का एक हाथ में उठाते थे, और 90 केजी 90 किलो का सेफ्टी कवच था उनका, बख्तर जाली वाला लोखंड का, जो वे अकेले उठाते, अकेले धारण करते, कोई योद्धा नहीं पहनाता था। और 2 तलवार वजनी 21 केजी 21 किलो की सदैव अपनी म्यान में रखते प्रताप, क्योंकि 2 तलवार रखने का उनका उसूल था कि कभी वो नियत्ते पे वार नहीं करते। कभी किसी का युद्ध में तलवार टूट जाता या नहीं होता तो अपना एक तलवार सामने वालों को दे के फिर उसको युद्ध के लिए ललकारते, इसलिए 2 तलवार रखते। इस युद्ध के 6 वर्ष बाद नई सेना लेके 1582 में दिवेर घाटी पहुंचे महाराणा प्रताप। तो बादशाह अकबर के सेनापति बहलोल खान महाराणा प्रताप के सामने आए, तो महाराणा प्रताप की तलवार की वार से बहलोल खान की तलवार टूट के और 2 टुकड़ों में दूर जा गिरी। तो नियत्ते पे वार नहीं किया। उसूल के मुताबिक महाराणा प्रताप ने एक वजनी तलवार अपना बहलोल खान को दिया, लेकिन अकबर का सेनापति बहलोल खान महाराणा प्रताप की तलवार उठा नहीं पाया। उससे पहले महाराणा प्रताप का ताकतवर और जबरदस्त वार हुआ अपनी वजनी तलवार से, तो बहलोल खान घोड़े पे होता है, उसको घोड़े समेत 2 भागों में बांटा जाता है। ये ताकत का मंजर देख बादशाह अकबर की सेना घबरा गई दिवेर घाटी में, और महाराणा प्रताप की पहली जीत अकबर से 1582 में दिवेर घाटी से हुई। इस युद्ध के 6 वर्ष बाद में दिवेर घाटी तो उस गांव को इसी वर्तमान में कहा जाता है। बाकी उस गांव का नाम है राणा खेड़ा, जो राणा यहाँ तो मुगलों से घिरे हल्दी घाटी में और वहाँ जाके खड़े हुए, तो राणा खेड़ा नाम है, पुराना नाम दिवेर घाटी का। तो पहली जीत होती है दिवेर घाटी से। इसके 6 वर्ष बाद में फिर महाराणा प्रताप ने दिवेर घाटी के बाद अकबर से पूरे मेवाड़ को आज़ाद कराया। मेवाड़ में 4 जिले हैं, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इन चारों जिलों में से 60% मेवाड़ को आज़ाद करा लिया अकबर से और 40% रह गया था, यानी चित्तौड़गढ़ जिला पूरा और भीलवाड़ा जिले का एक किला मांडलगढ़। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ ये दोनों, क्योंकि महाराणा प्रताप का कम उम्र में देहांत हो गया नेचुरल बीमारी की वजह से 57 वर्ष की आयु में, 57 साल की आयु में, चावड़ गांव में, उदयपुर जिले में ये गांव है, चावड़ केसरिया जी रोड पे चावड़ गांव में महाराणा प्रताप ने अपनी तीसरी नई राजधानी बनी। तीसरी इसलिए कि फर्स्ट तो है गोगुंदा, जहाँ उनका राज तिलक हुआ, सेकंड दिवेर घाटी जहाँ से अकबर की जीत हुई, अकबर से पहली जीत हुई प्रताप की, और थर्ड है चावड़। थर्ड नई राजधानी चावड़ इसलिए बनाया महाराणा प्रताप ने कि 32 वर्ष की उम्र में प्रताप राजा बने और छोटे भाई जगमाल सिंह और शक्ति सिंह ने अकबर की सेना का हमला कर दिया उनके महलों पे। तो राजा बनते ही हल्दी घाटी की युद्ध के 4 वर्ष पहले 32 वर्ष की उम्र में अपना महल छोड़ के जंगलों में चले गए, घास की रोटी खाई, 21 वर्ष अरावली जंगलों में रहे, 12 वर्ष अकबर से युद्ध लड़के पूरे मेवाड़ को आजाद कराया। फिर भाइयों वाली बात पे तीसरी नई राजधानी चावड़ गाँव बने। कभी आप चावड़ गांव जाओ तो चावड़ गांव के पास एक जंगल है, निठरा का जंगल या नठरा का जंगल। उस जंगल में महाराणा प्रताप अक्सर शिकार खेलने जाया करते थे। तो जैसे ही उनकी नई राजधानी बनी चावड़ में 60% मेवाड़ भी आज़ाद हो गया था और 57 वर्ष की उनकी आयु थी, 57 साल की, और महाराणा प्रताप उसी निठरा के जंगल में शिकार खेलने गए। तो जंगल में सामने देखा महाराणा प्रताप ने एक गाय को चीता मार रहा था। गाय को बचाने के लिए
महाराणा प्रताप ने चीते को निशाना लगाया, अपने कमान में तीर को पिरोगे तो कमान को कुछ ज्यादा ताकत से कस दिया महाराणा प्रताप ने, तो अचानक परतंचिया टूटा, झटके से सीने पे लगा और तीर की नोक पे केमिकल लगाते जहर दुश्मन को मारने के लिए। परतंचिया टूटते ही नोक पलटी खाता है तीर का, सीधा महाराणा प्रताप की सीने की फसली में लगता है। केमिकल जहर की वजह से महाराणा प्रताप की सीने की एक फसली खराब होती है और उनको अस्थमा की बीमारी लगती है। कुछ वक्त बीमार भी रहे वो और 19 जनवरी 1597 को देहांत हो गया, कम उम्र में 57 वर्ष की आयु में। इसलिए चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ रह गए जो आज़ाद नहीं हो पाया। फिर चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को उनके पुत्र अमर सिंह ने आज़ाद करवाया, लेकिन महाराणा प्रताप की तरह युद्ध लड़के नहीं, संधि करके, दोस्ती करके मुगलों से। ये यहाँ का मेन पॉइंट है और मेन इतिहास है जन्म से लेके। તમે માયાની જાળમાં જૂઠા સંસારમાં
શાંતિનાથ પ્રભુના ચરણોમાં વંદના કરીએ. પ્રભુની અપ્રતિમ સુંદર મૂર્તિ મનને લોભાવે છે. પ્રભુનું ચિત્તહારી સ્વરૂપ નયનોમાં જઈને વસ્યું છે. પ્રભુના એ રૂપનું દર્શન કરતા ઉપાધ્યાયજી ફરમાવે છે, હમ મગન ભયે પ્રભુ ધ્યાન મેં, અચિરા સુત કે ગુણગાન મેં. પ્રભુની એ પાવન ભૂમિ વારે વારે પુકારે છે, યહાં બાર બાર આના, યહાં બાર બાર આના. शांतिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना.
દેરાસર છે આદિનાથ ભગવાન શત્રુંજય વિહાર નામ હતું. એ દેરાસરમાં બે જતીઓ રહેતા હતા, ગુરુ શિષ્ય. શિષ્ય ગોચરી માટે નીચે આવ્યા, પણ આખા ગામમાં ક્યાંય ગોચરી નહીં મળી. મોડા પહોંચ્યા ગોચરી લઈને. તે ગુરુ પૂછે, ભાઈ મોડો કેમ થયો? તો કે ક્યાંય ગોચરી નહીં મળી. તો કે આ ક્યાંથી લાવ્યું? તો ગાંચીવાડામાં મળી. એટલે ગુરુએ શ્રાપ આપ્યા અને આખી દેલવાડા નગરીને ઉજેડ કરી નાખ્યા. આજે જો દેલવાડા દેખાય છે, ગાંચીવાડા છે. આ ગાંચીવાડા છે. આ દેરાસર આ દાદા 2300 વર્ષ પ્રાચીન છે, સંપ્રતિકાલીન છે. આ દેરાસર પણ સંપ્રતિકાલીન છે. આ દેલવાડા જોઈ, આ દેરાસર જોઈને આબુનો દેલવાડા વસાવેલું છે. આબુ હા, આ દેરાસર જોઈને એને 2300 વર્ષ થઈ ગયા. આબુ દેલવાડા હજુ 700 વર્ષ જ થયા. હા, એને 2300 વર્ષ થઈ ગયા. બીજું, આ ગામમાં અત્યારે 50 ઘરો છે. ડેરાવાસી એકય નહીં, બધા સ્થાનિકવાસીઓ હતા. આજના 40 વર્ષ પહેલા એ ગામવાળાએ આપણા દેરાસર 3 દેરાસર અને એની પાછળ જે સંપત્તિ હતી ઉદયપુર સંઘને સોંપી દીધી. હવે ઉદયપુરવાળા અહીંયા કોઈ આવતા જતા હતા નહીં, બસ પૂજારીને ભરોસે ભગવાનને સોંપી દીધા. આજના 10 વર્ષ પહેલા 12 વર્ષ પહેલા સોમસુંદર શાંતિચંદ્ર સુરી મહારાજ સાહેબના સમુદાયના સોમસુંદર સુરી મહારાજ સાહેબ, એનો ચોમાસો સિરોઈમાં હતો. ઉદયપુર સેક્ટર 4માં પ્રતિષ્ઠા કરવા પધાર્યા સાહેબ. તો આ બાજુથી પધાર્યા, દર્શન કર્યા તો ભગવાનને જોઈને સાહેબને એકદમ રડવો આવ્યો. દેરાસર એવું હતું કે જ્યાં આપણે ઊભા નહીં રહી શકીએ, નાક બંધ કરવું પડે, એવી દેરાસરની હાલત હતી. આજના 9 મહિના પહેલા 52 જિનાલયના ભગવાનના ફક્ત એક કુંડી દૂધ હોય ને તો બધાને પ્રક્ષાલ થઈ જાય. એક ડોલ પાણી હોય ને બધાને પ્રક્ષાલ થઈ જાય. બસ ભીનો પોછો કરીને પતી જાય. પૂજારીઓ એવા હતા કે જેને મુખોશ બાંધે ને તો પેટ ઉગાડો થાય, પેટ ઢાંકે તો મુખોશ નહીં બંધાય. એવી વ્યવસ્થા હતી. આજના 9 મહિના પહેલાની વાત કરું છું. 9 મહિના પહેલાની વાત કરું છું. તો એના પહેલાથી કેવી હતી? સાહેબ સોમસુંદરસિંહ મહારાજ સાહેબ ઉદયપુર પધાર્યા અને જોયું અને સાહેબ નિર્ણય લીધો કે મારે આ દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવું. પહેલાની જે શામળા પાસનાથ ભગવાનનો દેરાસર છે, અત્યારે રસ્તામાં આવ્યો ને દેરાસર, આ દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા પણ સોમસુંદરસિંહ મહારાજ સાહેબે કરાવેલી અને એ પણ સોમસુંદરસિંહ મહારાજ સાહેબે. એટલે શિષ્ય પરિવાર સાહેબને પણ થોડો પ્રોત્સાહન કર્યું કે સાહેબ પહેલા પણ સોમસુંદર મહારાજ સાહેબે પ્રતિષ્ઠા કરાવી લે, આપણે સોમસુંદર મહારાજ એટલે જીર્ણોદ્ધાર આપણા હાથે કરાવવું. અને સાહેબે બીડો હાથમાં લીધું અને અત્યારે જીર્ણોદ્ધારનું કામ ચાલુ છે. અહીંયા 50 ઘરો હોવા છતાં આ દેરાસરો ઉદયપુર સંઘને સોંપી દીધા અને અહીંયા ઉપર વ્હાઇટ વાશ કરાવી દીધી, ચૂના કલીને પુતાઈ કરાવી દીધી. હવે એ મૂળ રૂપ તો આપણને દેખાય નહીં, એટલે સાહેબે હાથમાં લઈ અને એને પાછી ઘસાઈ કરાવી, પ્રતિમાને ઓપકામ કરાવ્યું. પ્રતિમા ઉપર ભગવાન ઉપર આટલો ધૂળ જમેલી હતી. પ્રક્ષાલ કરીએ ને તો ભગવાનના હાથ નીચે પાણી નહીં નીકળે, પાણી નહીં નીકળે. આવી સ્થિતિ હતી આ દેરાસરની. બીજા શામળા પાસનાથ ભગવાન દેરાસરની 5 પ્રતિમાઓ 8 મહિના સુધી આટલા પાણીમાં રહે, એને પ્રક્ષાલ પણ થાય નહીં. એવી સ્થિતિ હતી. પેલા દેરાસરનો જો ખોદકામ કર્યું ને, એમાં ખોદકામ કરતા 20 ફૂટ નીચેથી એક બેસમેન્ટ મળ્યું. એમાં બેસમેન્ટમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી 100 કિલો પ્રતિમાનું વજન છે અત્યારે, પરિકરનો જુદો 100 કિલો વજનના ભગવાન મળ્યા. એમાં જાણે કોઈ પૂજાગીરીને મૂક્યા હોય ને એવી રીતે 2 સમયો સામે કળશમાં 12 કે 13 પંચતીર્થીઓ ધૂપ દાણો દીપક મૂકેલો હતો, ધજા દંડ અને કલશ પડ્યો હતો ને એકદમ પેક કરેલો હતો. એ દેરાસરમાં ભગવાનનો કિલો વજન 101 કિલો વજન છે, એમાં 40% સોનો છે. આવા ભગવાન એવા આ ગામનો ઇતિહાસ છે. અને 50માંથી હવે અમુક ઘર જોડાયા છે. અહીંયા પાઠશાલા ચાલુ છે 9 મહિનાથી. 20 છોકરાઓ આવે છે પાઠશાલામાં ભણવા માટે અને એ છોકરાઓ પૂજા કરતા થઈ ગયા અને દર રવિવારે સ્નાત પણ ભણાય છે. અને 2 વર્ષ પછી ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા થવાની છે પેલા દેરાસરની. હા, અહીંયા કંઈ ઉત્થાપન કર્યા નથી, ખાલી રિપેરિંગ કરવા માટે ભગવાનનો ઉપકામ કરવા માટે કર્યું છે. બાકી કંઈ અહીંયા કંઈક નવું કરવાનું નથી અને નવા ભગવાન અહીંયા ભરાવાના પણ નહીં. ખાલી બાલકેશ્વરમાં શ્રીપાલનગરમાં જો મૂળનાય ભગવાન એ અહીંયાના છે. હા, આદિનાથ ભગવાન અને મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાન અહીંયાના છે. આ દેરાસર નહીં, પેલા દેરાસરના, પેલા દેરાસરના છે. અહીંયા આ કોણીમાં જરા પણ નવો નથી. આ કોણી દેખાય છે ને જરા પણ નવું નથી. હા, ઘસાઈ કામ કરે છે. પાછળ અત્યારે લાઈટ નથી, પાછળ પણ જોવા જેવું છે. બહારની જે કોણી છે ને એ એના કરતાં પણ ગજબ છે. પ્રણામ. સહકાર અને સંગઠન એ જ સમાજનો પાયો છે. એવો આપણો સમાજ શ્રી કચ્છી ગુજર જૈન સમાજ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે
આ યાત્રા પ્રવાસમાં. ગત વર્ષે 20 કલ્યાણક ભૂમિઓના દર્શનથી જે સમાજે આરાધકોને ભાવિત કર્યા, એવા શ્રી સમેત શિખરજીની યાત્રાની પૂર્ણ સફળતા બાદ ફરી પાછી આ વર્ષે એક નવી યાત્રા પ્રવાસ, રાજસ્થાનના આ યાત્રા પ્રવાસમાં આપ સર્વેને અમે આમંત્રિત કરીએ છીએ. રાજસ્થાન, મારવાડ અને મેવાડ જે ભૂમિઓ જીન શાસનની જાગતી ભૂમિ છે, આ ભૂમિમાંથી ઘણા શૂરવીરો થઈ ગયા. મહારાણા પ્રતાપ, ભામાશા જેવા જૈન અધિકારીઓ થઈ ગયા. એવી આ ભૂમિમાં રાણકપુર તીર્થ છે, જે 1444 થાંભલાઓની કોતરણીથી ગુંજી રહ્યું છે. આ જ ભૂમિમાં આપણે સૌએ દર્શન કર્યા એવા શ્રી ચમત્કારિક મુછાડા મહાવીર, જે પોતાના ચમત્કારથી આ જીન શાસનને શોભાવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ નાના દેલવાડા, એવી તે કેવી ભૂમિ જે ભૂમિના ખોદકામથી દેરાસરના જૂના અવશેષો નીકળે. એક એવું ગામ જ્યાં એક નહીં, બે નહીં, પરંતુ 52 જિનાલયોથી એ ગુંજી રહ્યું છે. અને હજી પણ ખોદકામ કરવાથી જ્યાંથી ભગવાન મળતા રહે છે, એવી ભૂમિમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સર્વે સંઘના કમિટી મેમ્બરો તેમજ આ યાત્રા પ્રવાસના મુખ્ય સંઘપતિ સ્વ ગુલાબબેન અભયચંદ મહેતા પરિવાર, સ્વ કલાબેન મંગલભાઈ મહેતા પરિવાર, શ્રી કલામંગલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, ગામ વિથોણ, હાલ અંધેરી, શ્રી સમાજ એ યાત્રાના સંઘપતિનું અભિવાદન કરે છે. રાજસ્થાનની યાત્રા પ્રવાસનો આજે ત્રીજો દિવસ, ફાગણ વદ આઠમ. પ્રભુ યુગાદેશ્વર અને રાજરાજેશ્વર એવા શ્રી આદેશ્વર દાદાના જન્મ તેમજ દીક્ષા કલ્યાણકના દિવસે આજે આપણે ઉદયપુર તીર્થે પહોંચ્યા. ઉદયપુરથી લગભગ 15થી 17 કિલોમીટર દૂર આ આયડ તીર્થની ભૂમિ ઉપર જ્યાં આપણે ઊભા છે, આ તીર્થ ભવ્યાતિ ભવ્ય જિનાલય તેમજ ભવ્યાતિ ભવ્ય જીન બીમથી શોભી રહ્યું છે. શ્રી આદેશ્વર ભગવાનના મૂળ નાયકનું જિનાલય 2200 વર્ષ પ્રાચીન એવા શ્રી આદિનાથ દાદાથી શોભી રહ્યું છે. એની બાજુમાં ઘણા બધા ભગવાન, શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દાદા પ્રાચીન, શાંતિનાથ દાદા પ્રાચીન, મહાવીર સ્વામી દાદા જેમના શાસનમાં આપણે છીએ, એવા શ્રી પ્રાચીન પરમાત્માઓથી વાસિત આ ભૂમિ, તેમજ મંદિરના ભોયરામાં કેવી રીતે પહેલાંના જમાનામાં ભગવાનોને મૂકવામાં આવતા, આક્રમણ સમયે ભગવાનો કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવામાં આવતા, એ પણ ઝાંખી અત્રે આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ. બસ આ આયડ તીર્થની ભૂમિમાં પ્રભુના કલ્યાણકના દિવસે આપણે સૌ આ તીર્થના દર્શન કરતા, શ્રી આદેશ્વર દાદાના દર્શન કરતા એટલી જ પ્રાર્થના કરીએ, હે પરમાત્મા, જેમ આપ આ જન્મ કલ્યાણકના દિવસે અજન્મા બન્યા, તેમ જલ્દીથી જલ્દી હું અને મારો આત્મા પણ અજન્મા બને અને જલ્દીથી જલ્દી મોક્ષ નગરે જાય.